यहाँ पर हमने क्या लिखा, द डाई इज बैलेंस। अच्छा, क्या बता रही थी हमने कि यहाँ पर हमने किस तरीके से जो है वो जज किया कि हम कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अप्लाई करेंगे। हमने यहाँ पर इस डाटा सेट को देखते हुए जज किया कि ये डाटा जो है वो फॉलो कर रहा है किसको, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। क्यों यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है? जब बात हो ना बेटा डाई के, एक फेयर डाई टॉस किया जा रहा है, ठीक है, आपके पास कोई ऐसी पॉसिबिलिटी हो जहां पर आपको पता हो कि हर चीज के आने के चांसेस क्या हैं, इक्वली लाइकली हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कार्ड्स की बात करूं, ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, अगर मैं बात करूं कार्ड, वन कार्ड ड्रॉ करने के लिए 52 कार्ड में से, तो हर कार्ड के आने के चांसेस क्या होंगे, इक्वली लाइकली। हमारे पास टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं ना हमारे पास। अगर मैं कोई एक कार्ड भी निकालूंगी तो हर कार्ड के निकलने के चांसेस क्या हैं, इक्वली लाइकली, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर आपके पास एक डाई दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं डाई को देखूं तो मुझे पता है कि जब हम बात करते हैं डाई की, तो वहां पर हर नंबर के आने के चांसेस इक्वली लाइकली होते हैं। कि अगर मैं एक डाई टॉस कर रही हूँ तो आपके पास 1 आने के चांसेस भी क्या हैं, 1/6 हैं। 2 आने के चांसेस भी क्या हैं, 1/6 हैं। मीन्स के हर आउट, बेटा माइक्स म्यूट कर दो अपने, हर आउटकम के आने के चांसेस आपके पास क्या हैं, हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या है, इक्वल है। 1 आने के चांसेस भी क्या हैं, 1/6 हैं। 2 आने के चांसेस भी क्या हैं, 1/6 हैं। 3, 4, 5, 6, इन सब आउटकम्स के आने के चांसेस क्या हैं, इक्वली लाइकली हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास हर आउटकम के आने के चांसेस क्या हो, इक्वली लाइकली हो, तो हम में क्या पता चलता है कि वो डाटा किसको फॉलो कर रहा होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में हम पढ़ते ही क्या है कि हर चीज की अक्रेंस के चांसेस क्या हैं, इक्वली लाइकली हैं, यानी कि हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वल है, ठीक है। अगर आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं और एक सीआर बना रही हूँ क्लास में, ठीक है, तो हर स्टूडेंट के सीआर बनने के चांसेस इक्वली लाइकली होंगे। हर स्टूडेंट के चांसेस क्या होंगे, अगर 40 आपकी क्लास में क्या है स्टूडेंट हैं, तो हर स्टूडेंट्स के चांसेस क्या होंगे, 1/40 चांसेस होंगे, ठीक है। हर स्टूडेंट्स के सीआर बनने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/40, ठीक है। इक्वली लाइकली चांसेस जब हों तो तब हम कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, द डाई इज बैलेंस, डाटा फॉलो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिख दिया, ठीक है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिख दिया, टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, ये हमने लिख, क्वेश्चन में नहीं गिवन, मतलब आपको ये टेस्ट यूज करना है, ये आपको गिवन है, ठीक है। अब आ जाओ जरा कंप्यूटेशंस पर। कंप्यूटेशंस हमारे पास एक्स की ऑब्जर्वेशंस गिवन है, क्वेश्चन में आपको ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज गिवन थी। अब देखो यहाँ पर मैंने पी ऑफ एक्स अलग से फाइंड आउट नहीं किया। क्यों फाइंड आउट नहीं किया, मुझे पता है कि जब हम बात करते हैं किसकी, मुझे भी पता है और आपको भी पता होगा क्योंकि आप लोग ये डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ चुके हो, कि जब आप बात करते हो बेटा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन किसके इक्वल होता है, 1/n, ठीक है। अब आपके पास चांसेस क्या हैं हर उसके आने के, 300 मल्टीप्लाइड बाय 1/6। आपके पास डाई की अक्रेंसेस कितनी होती हैं, 6 अक्रेंसेस होती है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉसिबल अक्रेंसेस होती हैं आपके पास। तो आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, समीशन एफ मल्टीप्लाइड बाय 1/6। आपने यहाँ पर एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज फाइंड आउट की, तो आपके पास तमाम वैल्यूज सेम आ गई, दैट इज आपके पास तमाम वैल्यूज क्या आ गई, 50 आ गई, ठीक है। क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई हो रही थी, हमें कोई लेंदी काम नहीं करना पड़ा, ना ही हमें कोई यहाँ पर पैरामीटर जो है वो एस्टिमेट करना पड़ा, ठीक है। आपने ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी का कॉलम बनाया, ठीक है। कॉलम जब आप बनाओगे तो आपके पास क्या वैल्यूज आ जाएंगी, यहाँ पर 1 पर आपने ये किया 50 - 40,
43 माइनस 50 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 50। ये ऑब्जर्वेशंस आ गई। इस कॉलम को आप सम अप करोगे तो आपके पास क्या आ जाएंगी, का स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यूज आ जाएंगी। आ रही है बात समझ में? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई हो रही है ना यहाँ पर, तो मुझे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का अलग से प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या किया, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को समीशन एफ को मल्टीप्लाई करवाया 1/6 से, यहाँ भी 1/6 से मल्टीप्लाई होगा। तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन में एक्स कहीं यूज ही नहीं था। ठीक है, तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 सब पर वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास फंक्शन क्या था, एन कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स पी टू द पावर एक्स क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स। तो आपके पास वैल्यूज क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। क्लियर हो रही है बेटा बात? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास क्या हो रही थी, वैल्यूज चेंज हो रही थी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जब आप यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आपके पास सेम है। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक? जी मैम, जी जी। ठीक है, अब देखो क्रिटिकल रीजन आपने बनाया यहाँ पर, डेट इज न्यू इज इक्वल टू के माइनस 1 माइनस एम। ठीक है, तो अब यहाँ पर तो हमें कोई पैरामीटर एस्टिमेट नहीं करना पड़ा, राइट? कोई पैरामीटर हमें एस्टिमेट करना पड़ा यहाँ पर? कोई भी पैरामीटर एस्टिमेट नहीं किया ना हमने यहाँ पर यूनिफॉर्म यस डिस्ट्रीब्यूशन में। मैम। तो आपके पास यस। नंबर ऑफ एस्टिमेटेड पैरामीटर्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 0। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, आप टेबल में क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो 5 पर अल्फा 0.05 आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 11.07। राइट, आपने वैल्यू लिख दी, क्रिटिकल वैल्यू। ये रिजेक्शन रीजन है आपके पास। टेबुलेटेड वैल्यू आपके पास 8 कैलकुलेटेड वैल्यू 8.96 आ रही थी, एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रही है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, सिंस का स्क्वायर कैलकुलेटेड फॉल्स इन एक्सेप्टेंस रीजन, देयरफॉर वी एक्सेप्ट आवर नल हाइपोथेसिस एंड कंक्लूड दैट द डाई इज बैलेंस्ड। ठीक है, इसी तरह आप ये कमेंट भी कर सकते हो, and conclude that the given data set follows uniform distribution। दोनों तरीके से आप कंक्लूजन लिख सकते हो। क्लियर है बात बेटा? आज का टॉपिक आपके पास यहीं पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में इसी की हम क्या करेंगे और एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे।